नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, स्नाक हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। ही इज डीजी क्लॉज, सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा मजेदार है एंड आई एम श्योर पीपल वुड लव इट। जयशंकर जी का एक बयान आया है और वो बयान के 3-4 मायने हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आगे आने वाले समय में पिटने वाला है हर तरीके से, लेफ्ट राइट सेंटर अप साइड नॉर्थ साउथ, जो भी अपने। बट क्या आया है बयान एंड व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही हैज गिवन इट फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट दैट मेक्स इट मोर important. So, sir, very warm welcome on the show. The platform is yours. थैंक यू गायत्री जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड यस, जो श्री जयशंकर जी ने बोला है वो एक अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि वो एक फॉरेन मिनिस्टर के मुंह से निकली है, तो ग्रेविटी आप उसी से समझ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ नथिंग बट extension of our policy on Op Sindhu. If you take your mind back to the time when Prime Minister announced that Op Sindoor has not stopped, we have temporarily halted the activities. यानी कि हमने एक टेम्पररी तौर पे अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन है उनको होल्ड किया है। हमारा ऑप सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा, और इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमने आईडब्ल्यूटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आईडब्ल्यूटी लागू है, उसी तरह से हेल्ड इन अबेयंस है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो उनकी जो खेत है ना, जो गेहूं और की फसल है, वो एकदम सूख के कांटा हो गई है। उनके पास पानी नहीं है, तो वार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वार नहीं चल रहा, और वार कितना डीप चल रहा है वो जयशंकर जी ने बता दिया आपको। गेहूं की फसल, पाकिस्तान एक फूड सरप्लस देश हुआ करता था, अब वो एक फूड नेगेटिव देश हो जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि स्ट्राइक इज ऑन। लेट मी पुट इट दिस वे, द स्ट्राइक इज ऑन एंड कंटिन्यूइंग अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लेता है, लेना शुरू करता है आतंकियों के आकाओं के खिलाफ। जैसे कि आप हाफिज सईद की बात कर लें, जैसे मोहम्मद की बात, जैसे मोहम्मद का जो अजहर महमूद है उसकी बात कर लें, या सैयद सलाउद्दीन है उसकी बात कर लें, पता नहीं कितने नाम हैं। ये छोटे छोटे कटपुंजियों को मारने से ना हमारा हमारा वो जो है मुहिम रुकने नहीं वाला है। पता नहीं उसको कौन मार रहा है। कोई बोलता है अननोन गनमैन मार रहे हैं, कोई बोलता है पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वही, जो लोग बिल्कुल नाकाम हो गए हैं या बिल्कुल देर उनकी यूटिलिटी नहीं है, या दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग देयर इज समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट दीज पीपल, हम लोग विक्टिम्स हैं, दैट इज पाकिस्तान विक्टिम है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह की कहानी के तौर पे वो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो शायद लोगों को नहीं पता है, और शायद आपको भी नहीं पता होगी, और वो ये है कि इस समय एक कैंपेन चल रहा है इंडिया को अंडरमाइन करने के लिए, यानी कि इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। और उसका जो आका है, जो लीडर है, वो चाइना है। चाइना, या आप कह लीजिए जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और खास तौर से जो हमारा नॉर्दर्न एडवर्सरी है, वो लगा हुआ है ये प्रूव करने के लिए कि पहलगाम जो अटैक है रेड फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि हमने ही उसको अंजाम दिया है। अब आप इतनी बेवकूफ वाली बातें, और इतनी, मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, बट मैं ये बताऊंगा कि इतना ओछी हरकत कौन कर सकता है। ऐसा ही देश कर सकता है जिसका अल्टीरियर मोटिव है भारत को पीछे धकेलना, भारत को दुनिया की नजरों में एक अग्रेसर घोषित कर, कि हमने बहाना ढूंढा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। अब उसको तो मिर्ची लगी हुई है ना, कि उसके सारे हथियार नाकाम हुए। जितने भी मिसाइल छोड़ी थी उसमें से शायद ही एक आध फटी भी होगी या नहीं फटी हो, हमें नहीं पता है। कई सारी कहानियां पाकिस्तान निकाल रहा है अपनी तरफ से, न्यूक्लियर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने, हमारे देश ने बड़ा क्लियरली बताया है कि हमने जो जो एक्शन किया है एकदम बोल के एक्शन किया।
पहले एक्शन किया है, फिर बताया हमने कि ABCDE ठोका है हमने आपको, ये रेट्रीब्यूशन है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे इसके आगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। इतना क्लियर कट डायरेक्टिव कोई नहीं दे सकता है। अब क्योंकि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, ही इज वेल विद इन हिज राइट टू से दैट वेरेवर एनी अटैक टेक्स प्लेस, इंडिया विल स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड। एंड उसका इम्प्लीकेशन ये है, जबकि हमने पिछले आपके एपिसोड में बात की थी, मैंने और जनरल राज शुक्ला ने, कि हम 24/7 प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैंने याद है आपको पिछली बार बताया था, इम्प्लीकेशन जो नई डॉक्ट्रिन जिसके बारे में मोदी जी ने भी जिक्र किया था, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम 24/7 24/7 हमेशा तैयार रहेंगे स्ट्राइक करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी आतंक का आका हो या आतंकी हो, जहां भी होगा वहां घुस के मारा जाएगा। और सबको बताया गया है, पहले भी हमने, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमने अपने जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर में भी अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसके बाद बालाकोट में करी थी। हमारी पॉलिसी ही पूरी चेंज हो गई है भाई। तो उसमें उसमें इस तरह की स्टेटमेंट आना बिल्कुल एक अपने आप में एक वाजिब स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान अगर किसी गलतफहमी में है कि हमने अपना गार्ड नीचे कर दिया, तो आई थिंक इट शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अपने खुद के सितारे लगा करके, इफ दे वांट टू बी हैप्पी, लेट देम बी हैप्पी। इंडिया इज नॉट self praising. India is being prepared to fight the next war as and when it takes place, because मैं वॉर क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि अब हमने टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर बोल दिया और उसका इम्प्लीकेशन ही अलग होता है। उसका इम्प्लीकेशन होता है दैट मिलिट्री इज इन, military is not to be considered, military is in, military option will always be there. If it is an act of war, military option is there on the card. And if this kind of a small little nugget of wisdom doesn't go into Pakistan's head, then I think truly that nation is a failed nation, and that marshal is a failed marshal. So I fully support Shri Jaishankar ji, because he has only stated what India's position is today. एंड इसके ऑप्शंस मैंने बताए हैं आपको बड़ी क्लियरली। अब इसके इसके क्या फॉल आउट है, मतलब क्या इम्प्लीकेशंस क्या है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है एकदम पूरे स्पेक्ट्रम में लड़ाई करने की होनी चाहिए। यानी कि एक टेरर ठिकाने को मारने के साथ साथ एक टेररिस्ट को हम जहां भी देखते हैं, जैसे सुलेमानी को, जैसे उसामा बिन लादेन को निकाला गया, उस तरह की तैयारी हमको अब करनी पड़ेगी कि जहां हाफिज सईद दिखा वहां हाफिज सईद को निकाल दिया जाएगा। जहां अजहर महमूद दिखा वहां से अजहर महमूद का काम तमाम हो जाएगा। जहां सैयद सलाउद्दीन दिखा वहां से उसका काम तमाम हो जाएगा। जहां टीआरएफ का कोई लीडर दिखा उसका काम तमाम हो जाएगा। अब हम उसको किस तरह से करें, वो भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो लीडरशिप है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ रोल कम होता है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ फोर्सेस हैं जो कि एक्सटर्नल डिफेंस में भी अपना रोल अदा करते हैं, जैसे बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अब जो है पहला इम्प्लीकेशन तो ये हो गया। दूसरा इम्प्लीकेशन, अब हम जब ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हमको दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। दुश्मन रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे ईस्ट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी अगर टेररिज्म की कुछ हरकत करेगा तो उसको भी वही झेलना पड़ेगा जो पाकिस्तान ने झेला है। और ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए सभी को। द पॉलिसी इज नॉट अगेंस्ट अ नेशन, पॉलिसी इज अगेंस्ट एन एक्शन, अगेंस्ट एन इवेंट। हमारी पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की, न कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान और स्पेसिफिकली कंट्री ABCD। तो आप समझ रही हमारा जिम्मेवारी कितनी और बढ़ गई है। तो हमारे जो
फोर्सेस हैं उनको अब पूरा फुल स्पेक्ट्रम तैयारी, दूसरा पॉइंट है ये, और वॉर के एस्केलेशन की तैयारी साथ में रहनी चाहिए कि अगर लड़ाई और आगे बढ़ती है तो उसको हम अपने हिसाब से अपने हिसाब से आर्टिकुलेट करें, अपने शर्तों पर आगे बढ़ाएं। क्यों जरूरी है, यहाँ तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब ये हम एस्केलेशन कर रहे हैं तो इससे बाहर निकलने का रास्ता हम तय करेंगे, दुश्मन नहीं तय करेंगे। हम डिसाइड करेंगे ओके वी स्टॉप, हमने एक्शन ले लिया है, तुम घुटने पे आ गए हो, अब हम लड़ाई बंद कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई क्यों नहीं बंद हो पा रही है, क्योंकि बंद करने का ऑप्शन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन होता है। बड़े बड़े तीसमारखा इसमें डूब गए हैं, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे बंद हुआ, जब तक वो न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हुई थी तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद नहीं हुआ था, चल ही रहा था, किसी न किसी तरह से आगे बढ़ रहा था। आप समझ रहे हैं? तो लड़ाई बंद करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जरूरत होती है, और उसका रीजन यही है कि आपके पास 140 करोड़ से अब ज्यादा ही हो गए हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, उनका वेलफेयर भी तो देखना है हमने, ठीक है ना? क्योंकि इसमें सारे लोग तो लड़ाई करते नहीं है, लड़ाई करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हमारे पास ये जो रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत बड़ा है दुनिया में इस समय। अगर if shove comes to push, India has the largest pool of manpower which can fight and fight till the end. आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए, लार्जेस्ट जो मिलिट्री कंटिजेंट था वो भारत का था, भले ही वो ब्रिटिश फ्लैग के नीचे लड़ा हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लार्जेस्ट कंटिजेंट भारत था। चाहे भारत ने लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी, भारतीय आर्मी ने अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, यूरोप में लड़ाई लड़ी, और बर्मा में लड़ाई लड़ी। उस समय बर्मा, आजकल म्यांमार बोलते हैं जिसको। तो और इसके अलावा इंटरनल जो लड़ाइयां लड़ रहे थे वो अलग बात है। कहने का मतलब है भारत पका हुआ देश है लड़ाई के मामले में। भारत से ज्यादा एक्सपीरियंस लड़ाई का किसी भी देश को नहीं है दुनिया में। किसी जमाने में यूरोप होता था, लेकिन अब यूरोप एकदम ठंडा रीजन बन गया है, वहां के लोग लड़ाई करना भूल गए हैं। 250 साल पहले उन्होंने 30 ईयर वॉर वगैरह किया था, जिसके बाद वेस्टफेलियन ट्रीटी बनी, और उसके बाद से वो लोग हमेशा एक पीसफुल मोड में रहे हैं। इवन जो इन्होंने इराक और बाकी जगह लड़ाइयां लड़ी हैं, यूके को छोड़ के बाकी सब लोग मिनिमल पार्टिसिपेशन है, लॉजिस्टिक्स में, सपोर्ट में, सिग्नल्स में, इस तरह की सपोर्ट बेस दी है। एक्चुअल लड़ाई तो अमेरिकन ने करी है या ब्रिटिश ने करी, और ज्यादातर इट हैज बीन द अमेरिकन विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ यूरोपियंस, राइट? जो अगर 90% अमेरिकन हैं तो 10% में बाकी लोग शामिल होते थे। और मैं तो गया भी हूँ कई जगह पे, उनसे पूछा है कि आपका क्या रोल था, तो मोस्ट ऑफ देम वर इन द लॉजिस्टिक्स रोल और सपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन सपोर्ट, इस तरह का काम किया। Besides, of course, Air Force and all, they have been combat, they have taken part in combat, but by and large 90% of the fighting has been done by the Americans. और ये मैं आपको बताऊं कि जब तक आप लड़ाई करना का आदत नहीं डालोगे तब तक आप सुपर पावर नहीं कहलाओगे। इसीलिए मैं चाइना को सुपर पावर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि चाइना जो है लड़ाई अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट लड़ाई नहीं कर सका है। 62 में हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारी जो सेनाएं थी जो डिसबैंड कर दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश चले गए थे। तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि भाई हमारे को सेना की जरूरत नहीं है, हम पंचशील पे विश्वास करने लग गए थे, एक आइडियलिस्टिक ओरिएंटेशन में आ गए थे, जो कि अपने आप में मैं मानता हूँ कि गलत था, और वो 1962 में उसको हमको खामियाजा भोगना पड़ा। लेकिन उसके बाद से देखिए चाइना ने जितनी बार हमसे भिड़ने की कोशिश की, हर बार मुंह की खाई है। चाइना इज नॉट 10 फीट टॉल, लेकिन वो 5 फीट स्मॉल भी नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। वो 10 फीट टॉल तो नहीं है, लेकिन 5 फीट स्मॉल भी नहीं है, 8 फीट है, हमारे बराबर है, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, उसके पास नंबर्स ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेपन सिस्टम से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी एडवांटेज है। नेवी उसकी थोड़ा बड़ी है, बट नेवी जो है इंडियन ओशन में बड़ी नहीं, इंडियन ओशन में हम ही ठोकेंगे उसको, ये भी बता दूं।
क्योंकि इंडियन ओशन में आने के लिए जहां जहां से वो आ सकता है उन सब पे कंट्रोल हमारा है। लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मैं बोलता हूँ हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो रेडी हैं, अवेलेबल हैं आज लड़ाई लड़ने के लिए। और नेवी का जो रोल होता है पीस टाइम पे भी होता है। नेवी जहां भी एक्सरसाइज कर रही है उस देश के लिए एक इशारा होता है। और इस समय जो चाहे वो पीस हो या वॉर हो, और नेवी ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो पीस टाइम में भी डिप्लॉयमेंट करके अपना जो है नेशनल एम हासिल कर सकती है। और इस मामले में वी आर द किंग्स ऑफ इंडियन ओशन। हम इंडियन ओशन के महाराजा हैं, इसमें आप बिल्कुल शक मत करिए, चाहे वो चाइना आ जाए या कोई और आ जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि अमेरिका की प्रेजेंस ज़्यादा है, और लेकिन अमेरिका और हमारा जो रिश्ता है ना, वो कभी नरम कभी गरम वाला है। ठीक है, इस समय थोड़ा-सा ट्रम्प के साथ वो चल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ ये सेटल हो जाएगा। ये जो अभी जो चल रहा है आपका ट्रम्प और इंडिया का जो फेस ऑफ चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन ठहरेगा, क्योंकि ओवरऑल जो बेनिफिट्स हैं, अमेरिका को ज़्यादा होंगे भारत से। और भारत के पास एक सबसे बड़ा जो लिवरेज है कि हमें जो हथियार खरीदना है, उसको अमेरिका को ज़रूरत है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए, उसको अपनी इकॉनमी को वो करने के लिए। हमें नहीं है। हमें अगर अमेरिका से नहीं मिलेगा, हम फ्रांस से ले लेंगे। फ्रांस से नहीं मिलेगा तो रशिया से ले लेंगे। रशिया वैसे ही ऑफर कर रहा है हमको SU-57। तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं जितनी अमेरिका को ज़रूरत है। यूक्रेन के पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो बल्कि भीख माँग रहा है। हमें मुफ्त में ही दे दो सब कुछ, एवरीथिंग गिव इट टू अस एज़ अ लोन। अभी जो लेटेस्ट कंडीशन जो ट्रम्प ने डाली है यूक्रेन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को, उसने बोला वी विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर यूक्रेन, ऑल योर रिसोर्सेज। रेयर अर्थ तो वो छोटी सी चीज है, एंड वी विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर यूक्रेन, यू विल डू व्हाट वी टेल यू। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो कंट्रोल है जो हम आपको दे रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज करनी हो तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऑफेंसिव और इस तरह की चीजों की, मतलब एक तरह से अपनी कठपुतली बना के यूक्रेन को रखना चाहता है अमेरिका। भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही दिनों में वो जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। राइट। तो सर आई कम बैक टू तो जयशंकर जी। एक जी इसीलिए भारत जो है G7 में विली निली इनवाइट हो गया। अब दुनिया की चौथी इकोनॉमी को अगर आप इग्नोर करोगे तो अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। यस, आप कुछ बोल रही थी। सर, जयशंकर जी की बात को क्या इस तरीके से भी करें कि यू स्ट्राइक एट इंडिया, यू प्ले ट्रबल विद इंडिया, पाकिस्तान तो छोड़ो, हम दुनिया में कहीं नहीं छोड़ेंगे आपको। मोसाद का देखिए वही मोडस ऑपरेंडी है, सीआईए का भी वही मोडस ऑपरेंडी है। सो आर वी गोइंग ऑन दे, दैट लाइन नाउ? देखिए जब भी एक स्टेटमेंट दी जाती है, अब उस स्टेटमेंट को आप कितना बढ़ा के करना चाहते हो वो आपके ऊपर होता है। इंडिया ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और जहां रहेगा वहां ठोकेंगे। आई मीन वी विल हिट डीप इनसाइड। आप स्टेटमेंट को देखिए, hunt down even in Pakistan, right? He has said even deep inside Pakistan. Now we cannot extend it to something limitless extension नहीं करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि किसी फ्रेंडली कंट्री में है तो हम कैसे कोशिश करेंगे, जैसे तसव्वुर वो राणा है ना जो जिसको हमने अपने देश में फाइनली बुला लिया। अब उसके साथ जो हश्र हो रहा है वो शायद राणा को ही पता तहव्वुर होगा। राणा, तहव्वुर राणा। तवक्कुल राणा, अब राणा उसी को पता होगा। सो वी विल यूज ऑल आवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। आवर एम इज टू फिनिश ऑफ टेररिज्म, एंड फॉर दैट आप देखिए चाणक्य ने भी यही बोला था, शाम दाम दंड भेद। एक्चुअली इसको थोड़ा राइमिंग के लिए इस तरह बोलते हैं, नहीं तो अदरवाइज शाम दाम भेद दंड, द सीक्वेंस ये है। और ये सारा चीज है प्लेट पे, टेबल पे है। अब आप समझ लीजिए कि क्या कर सकते हैं। अगर हम शाम
दाम, भेद और दंड, किसी चीज को हमने ऑफ द टेबल नहीं किया है। लेकिन एक समझदार देश वही होता है जो कि अपने देश के संपूर्ण हितों का ख्याल रखे। A comprehensive policy has to be made by the country, and the comprehensive policy of the country is, what is your aim? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एम क्या है, आप बताइए मुझे। विकसित सुदृढ़ भारत 2047 इन्होंने लिख के दे दिया है भाई, और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है इकोनॉमी, जो कि इसी रफ्तार से बढ़नी चाहिए, इनफैक्ट इससे ज्यादा रफ्तार से। हमारी जो इंटरनल स्टडी से हमको हम वी फील दैट जब तक हम 10% रेट से नहीं ग्रो करेंगे तो एक्चुअली हम जो विकसित भारत का जो सपना है हम नहीं पा सकते हैं। तो हो सकता है वो माइलस्टोन थोड़ा और खिसक जाए। अब विकसित भारत के लिए कुछ एक डेवलप्ड नेशन के लिए कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि $11,000 पर एनम आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए। इसमें भारत की इनकम कितनी है? 2,500। मैं बात कर रहा हूँ पर पर्सन, पर कैपिटल। सो अगर हम 10% की रेट से बढ़ेंगे तब जाके कहीं हम शायद एक डेवलप्ड नेशन के फुल कैटेगरी में आएंगे। चाइना इज ऑलरेडी देयर। चाइना इज गॉट अबाउट 11,000 कुछ था, एंड एज पर माय लास्ट इंफॉर्मेशन अभी वो और आगे बढ़ता ही रहेगा। सो मेरा कहने का मतलब है चाइना को खींचने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें खुद को आगे बढ़ाना है। हाँ, तो दूसरी जो कंडीशन है, एक तो हो गई इकोनॉमी, क्योंकि जितना बड़ा होता जाएगा ये केक, उसमें से डिफेंस के लिए उतना ही बड़ा पीस मिलता जाएगा आपको। आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज है, अगर हमारी हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं हुई तो कोई भी आकर के, जैसे पहले लोग करते थे ना, आए लूटे और चले गए, वो वाली हालत नहीं होनी चाहिए हमारी। तो एक 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 एस्टैब्लिश्ड और वेल ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक मिलिट्री पावर बहुत जरूरी है। और पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बोला था रामधारी सिंह दिनकर की बात, कि क्षमा जो है वही कर सकता है जिसके पास डंडा है ना। क्षमा भी वही कर सकता है जिसके पास डंडा है। तो डंडा जो है बहुत जरूरी है, और डंडा ऐसा होना चाहिए कि जो मारने से टूटे ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली जो कहावत है, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। फॉर दैट आवर नेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी हैज टू बी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर, एंड फॉर दैट आवर स्पेस, एआई, एमएल, ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन वॉरफेयर, इन सब पे अब हमारा फोकस होना चाहिए। इनको अपनी फाइटिंग स्ट्रेटेजी में डालने की हमको जरूरत ही नहीं, एक सुपर स्पीड से काम करने की जरूरत। अब देखिए मर्व जो हो गया, MIRV जो टेक्नोलॉजी है, इसका कोई तोड़ नहीं है अभी दुनिया के पास। अमेरिका गोल्डन डोम क्यों बना रहा है? क्योंकि हाइपरसोनिक्स का जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल के साथ जो ऊपर से आती हैं, वो जब नीचे आती हैं, जब अर्थ की तरफ आती है, उनकी स्पीड साउंड से 27 गुना ज्यादा होती है। अभी जो हमारी जो ब्रह्मोस है वो सिर्फ, एक्चुअली इनिशियली 3 थी, अब बढ़ा करके 4 के करीब हो गई है न्यू जनरेशन वाली में। तो उसको अगर पाकिस्तान नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है या कोई भी देश नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, अब इमेजिन करिए इनको कौन डिटेक्ट कर पाएगा। इसलिए उस गोल्डन डोम की बात हो रही है, और इसीलिए अमेरिका ने पहली बार अपनी पॉलिसी में ये बनाया है कि US Army should be prepared for the defense of United States of America. It has never done it earlier. They've always America has spoken of offense, never defense. they have always said to project outside. That means fight the war away from the homeland. So if you fight the war away from homeland, your homeland is automatically secure. Now they are talking in terms of डिफेंस ऑफ द होमलैंड। पहले इन्होंने नॉरेड बनाया, अब वो गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं। दैट इज मेंट फॉर द अल्टीमेट वेपन, मर्व बोल सकते हैं, कई नाम है इसके।
इंडिया ने भी एक डेमोन्स्ट्रेट किया है इस कैपेबिलिटी, अब उसको ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। ये हो गया दूसरा चीज। और तीसरा चीज जो है, डेवलपमेंट ऑफ योर सिटीजनरी। अपने सिटीजन्स का जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारी इंटरनल बिकरिंग्स होंगी, हमारे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी। और देखा गया है, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर का जो तिल होता है ना, बाहर के घाव से ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब तक हम अपने पूरे सिटीजन्स को, अपने लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं देंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी हैज टू बी गुड। ये नहीं कि हमने ठीक है भाई, इकोनॉमी तो बन गई हमारी थर्ड लार्जेस्ट, बट अगर वो थर्ड लार्जेस्ट कुछ ही लोगों के बीच में सीमित है और बाकी जो हमारी पॉपुलेशन है उसके पास अगर कुछ नहीं है, तो क्या होगा? एनार्की होगी। लोग अपनी नई नई पार्टियां बना के एक दूसरे के साथ वो करेंगे, दंगे फसाद होंगे। इस तरह की चीज नहीं होने देनी है। और बाहर के दुनिया के जो देश हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे अंदर यही हो। पहलगाम क्यों किया उन्होंने? पहलगाम इसी वजह से किया ताकि हमारा हिंदू मुस्लिम के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाए। उससे क्या होता? आपका जो फोकस है बाहर के बदले कहां चले जाता? अंदर चले जाता। लकीली लकीली इस बार एक सेंस प्रिवेल हुआ पूरी अपोजिशन पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहेंगी। ठीक है कि कांग्रेस इसको कुछ ये बोल दिया, सरेंडर कर दिया, फलाना कर दिया, वो बोलने दो। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो उनको, उनसे आप वो नहीं हो जाओगे। और इसके अलावा मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि भारत जो है अब अपने आप पर विश्वास करने लग गया है कि मैं हूं एक ताकतवर देश, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लोगों को मेरे सपोर्ट की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों के साथ मिलके नहीं चलूंगा, मैं लोगों के साथ मिलके चलूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं अब तुम्हारे रहमो करम पर हूं। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर स्टेप्स, we are confident of our trajectory, we know what we can do, we know what we can't do, and we will make our policies according to that. और ये जो रियलाइजेशन है इंडिया में, वो आ रही है हमारे साइंटिस्ट की वजह से, हमारे मिलिट्री पर्सनल की वजह से, हमारे यूथ की वजह से, हमारे लीडरशिप की वजह से। मेरे ख्याल से देयर इज एन ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस which has been built by various people, various agencies in the country which are trying to push the country towards greater heights, greater development. And जब ये देश, कोई भी देश इस तरह की, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इस मुद्दे के ऊपर, और वो ये है कि हम अपने रूट्स में जा करके कर रहे हैं। यानी कि हमने मॉडर्निटी को अपनाया तो है, लेकिन मॉडर्निटी को हमने जो है, विकास को हमने अपनी वैल्यूज, हमारे जो हमारी जो रीजन की जो वैल्यूज हैं, हमारा जो सनातन है, जो हमारा जो जो इस इलाके की जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, मैं कहूंगा कि अगर विक्रमादित्य का जो एरा था वो अब आ रहा है तो गलत नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग और सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप सर कुछ आई कह रहे थिंक थे? वही मैंने कहा कि आई थिंक व्हाट जयशंकर सेड इज जस्ट इकोड द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्री इन फ्रंट ऑफ समबडी, इन फ्रंट ऑफ अ थर्ड नेशन। तीसरे देश में जाके बोला है उन्होंने। अब हमारे जो लीडर हैं वो झिझकते नहीं है, अब सीना चौड़ा करके बोलते हैं। और ये सीना चौड़ा करने के लिए के पीछे सभी लोगों का हाथ है, हमारी एपेक्स लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देशवासी। ये जो हमारे जो देशवासी हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़ाई में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रहा हूँ तो मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, गलत है। आप जिस भी रोल में हैं, अब आप परसेप्शन मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, मीडिया की बात कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए 2028 तक मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा हमारे इकोनॉमी में $43.8 बिलियन। मीडिया? मीडिया
43.8 I am looking at expansion. मतलब the alternate media is also going to expand. and जिस सेक्टर में आप हैं that is going to grow the maximum. और जो आपने वो जो दूसरा इनिशिएटिव शुरू किया है वो शायद इज द लीड एजेंसी इन दिस रेवेन्यू जनरेशन. एंड ये कहाँ जाएगा? ये इंडिया में आएगा पैसा. डॉलर इंडिया में आ रहा है आपकी बदौलत. सो आई थिंक लेट्स एंजॉय but with caution and preparedness to meet any threats and challenges with full confidence. Thank you so much. अभी मैंने second initiative थोड़ा छुपा के रखा हुआ है. There will be a particular day when we will share it with the we'll share it. Yeah, that is इसीलिए मैंने बताया नहीं. मैंने सिर्फ ये बताया कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हो that is likely to. I can do a show one day on the media, a full-fledged show. Exactly कौन से सेक्टर में कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और चाइना इसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है हमारे खिलाफ, और हमारे को इसके खिलाफ एक कुछ मुहिम करने की जरूरत है. Thank you so much sir for joining. It was a wonderful session. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, क्लॉज का चैनल है उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए. सेंटर फॉर लैंड एंड वाटर स्टडीज, वेरी सीरियस, वेरी डेडिकेटेड टॉक विद सम वेरी क्रेडिबल पीपल, इंटीग्रेटेड पीपल, जिनके आप मतलब पत्थर की लकीर मैं ये बोल सकती हूँ, उस तरीके की एनालिसिस है वहाँ पे, बेस्ड ऑन वेरी 110% facts, figures, documents and proofs. So please go and like, subscribe and share that channel also. It's a very serious channel for that matter. And don't forget to like, subscribe and share the Altmeet Media. अगर आप contribute करना चाहते हैं तो UPI नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू. जय हिंद, जय श्री राम.